मेरा नाम है अंकित मिश्रा और फाइनली मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो। आपको पता है कि ये सारी यूनिट आपकी स्टार्ट हो रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। जो जो यूनिट है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एक्सपेरिमेंट, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। और देखिए यहाँ पे मैं आपसे सबसे पहले वीडियो को शुरू करूं तो कुछ बात मैं आपको एकदम से क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो लोग भी ऐसे हैं जो जिनका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को लेकर के, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर से जरूर। और जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी एडवांस स्टडी चाहते हैं, जैसे कि रिपेयरिंग वगैरह को लेकर के या फिर एक प्रॉपर इनिशिएशन टर्मिनेशंस को लेकर के, तो उनको उतनी ज्यादा हेल्पफुल इस वीडियो से नहीं मिलने वाली है। ये वीडियो कॉमनली तैयार किया गया है ग्रेजुएशंस, कुछ मास्टर और कुछ आपके नीट के बच्चों के लिए ज्यादातर तैयार किया गया है। नीट को मद्देनजर रखते हुए ये ज्यादा तैयार किया गया है। तो बेसिकली ये एक कंबाइंड वीडियो है, अंडरस्टैंडेबल वीडियो है, जो आपको एक सही वे में मोड़ देगा कि किधर आपको रेप्लिकेशन पढ़ना है तो शुरुआत आपको कहां से करनी पड़ेगी। तो ये वीडियोस उनके लिए है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये जो सीरीज चलेगा ये इस तरह के बच्चों के लिए है जिन्होंने मतलब कि पढ़ा तो है इसको, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट और जो कंफ्यूजन है वो बहुत ही ज्यादा है इस टॉपिक को लेकर के। तो बहुत डिटेल इसमें नहीं मिलेगा, जैसे नेट लेवल पे CSIR और JRF लेवल पे तो चीजें आपको इतनी नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक अगर आप पढ़ना चाहोगे तो एक बेसिक आइडिया आपको जरूर मिलेगा। नो डाउट बाद में मैं आपको डिफरेंट वीडियोस लेकर के आता रहूंगा इसी तरीके से मॉलिक्यूलर में, क्योंकि अगर एक बार ये सीरीज स्टार्ट होती है फिर नई नई चीजें ऑटोमेटिकली जुड़नी जो है वो शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो बेसिकली नीट को मद्देनजर रखते हुए, ग्रेजुएशन और कुछ मास्टर के बच्चों को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया है। तो अगर आप बहुत ही डिटेल में चाहते हैं, मतलब बहुत एकदम कॉम्प्लेक्स, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वो उस तरह का वीडियो नहीं है। अभी आपको आगे देख करके खुद समझ में आ सकता है। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बता दिया है कि न्यूक्लिक एसिड के मैंने एक वीडियो नहीं बनाया है, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जैसे कि एक वीडियो आपको याद होगा कि मैंने बनाया हुआ था डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए कौन कौन से हैं, ADNA, BDNA, ZDNA। वो वीडियो मेरे हिसाब से सभी जाकर के देख सकते हैं। वो वीडियो के अंदर जो चीज बताई गई है वो काफी एडवांस चीजें हैं। वो नीट के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ वो ग्रेजुएशन, मास्टर और JRF के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के जो वीडियोस बन रहे हैं विथ प्रोसेस के साथ में, टाइम लेकर के जो एक एक घंटे का बन रहा है वीडियो, वो आप जरूर विजिट करिएगा। एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस में NCERT की लाइन को कवर किया गया, तो नीट के लिए वो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो वो जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद और भी सारे वीडियोस बने हुए हैं, ऑलरेडी आप देखे होंगे, बहुत ही पुराने वीडियोस हैं मॉलिक्यूलर के। लेकिन चूंकि उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजिकल वीकर समझिए, या टेक्नोलॉजिकल थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं होने के कारण वो सारे वीडियोस जो हैं उतने अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाए, जिनके कारण मैं फिर से इसको रिक्रिएट कर रहा हूं, और ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। तो शुरू करते हैं रेप्लिकेशन के अपने इस वीडियो सेगमेंट को और बात करते हैं कि आखिर रेप्लिकेशन में आप क्या क्या चीजें देखते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से चलते चले आ रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन स्टाहल का, मैक्लॉयड का, और उसके बाद लास्ट में जो मेसेल्सन स्टाहल का और हेर्शेचेस का, मेसेल्सन स्टाहल का जो एक्सपेरिमेंट आया सेमी कंजर्वेटिव वाला, वहां से रेप्लिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं दस्तक दे चुका था। मतलब रेप्लिकेशन की अगर एक सही दस्तक देखी जाए तो सेमी कंजर्वेटिव से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि डीएनए से डीएनए बन रहा है। उस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। मतलब एक पुराने डीएनए से एक नया डीएनए बन रहा है, मतलब डुप्लीकेशन हो रहा था, नंबर ऑफ डीएनए बढ़ रहा है एक पुराने डीएनए से। मतलब ये जो चीज आई डीएनए से डीएनए का बनना, यही चीज रेप्लिकेशन कहलाता है। और यही चीज सेमी कंजर्वेटिव में भी देखने को मिला, जहां उन्होंने कहा कि जो पेरेंटल डीएनए हमारा होता है, पेरेंटल डीएनए जो हमारा होता है उसी से हमारा नया डीएनए बनता है। न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए क्रिएटेड फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए, ये चीज जो कही थी, ये चीज हमारे मेसेल्सन स्टाहल के एक्सपेरिमेंट से आई।
तो मेसेल्सन स्टाहल के एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ ही डीएनए रेप्लिकेशन एनसीईआरटी में बताया जाता है आपको। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि पहले कई लेक्चर्स में बात कर लिया है, ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था जो काफी ज्यादा कमाल का वीडियो है, आप सभी को उसको देखना चाहिए। वहां पे मैंने प्यूरीन, पेरीमिडीन, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करी हुई है। तो मैं इस वीडियो में उस चीजों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आप जाकर के देखिएगा। बस थोड़ा सा बता दूंगा कि आपको पता होगा कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। जब ये तीन चीजें आपस में मिलती हैं तो तीनों चीजें मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, जिसमें आपके दो बेसिक टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं, एक होता है पेरीमिडीन और एक होता है प्यूरीन। प्यूरीन जो होते हैं वो दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पेरीमिडीन आपके दो होते हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। तो ये आपके प्यूरीन एंड पेरीमिडीन्स होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनका स्ट्रक्चर्स आपको स्क्रीन के सामने विजिबल हो रहा है। लेकिन हमने इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हमें इसके बारे में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड है वो एक चेन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये एक चेन क्रिएट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, और जुड़े हुए हैं एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, जिसकी इमेज अगर आप रेप्लिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं तो ये पता होना आपको बेहद जरूरी है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप विजिट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके सामने जो बातें लेकर के आया हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें आपके एक ऑक्सीजन की कमी होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और जो हमारा आरएनए होता है वो हमारा राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आपको 5 प्राइम को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और 3 प्राइम को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं का रोल आगे फॉस्फोडाइस्टर बनाने में है, और ये बातें मैंने कई बार आपको कई दफे बता चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे नो डाउट जितना भी आप लोग जानते हैं, आप सब लोग इस कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो आपका होता है बेसिकली वो आपका क्या होता है, पहले आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमें क्या करना है कि दोनों स्ट्रैंड को अलग करके इनसे हमें 2 डीएनए बनाना है। क्या बनाना है? 2 डीएनए बनाना है। मतलब एक डीएनए से हमें 2 नए डीएनए, मतलब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमें 2 नए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने हैं। तो वो कैसे बनेगा? यहाँ पे ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, इन्हीं पेरेंट स्ट्रैंड की मदद से हम लोग बनाएंगे एक नया डीएनए, एक न्यू सिंथेसाइज डीएनए, और इस तरीके से हमारा बन जाएगा 2 नया डीएनए। इस तरह के डीएनए को ही हम लोग सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट आप सोचिए कि पहली चीज तो ये स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, इन स्ट्रैंड को ब्रेक करना है। पहला काम क्या करना है? इन स्ट्रैंड को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यही जानना है कि कौन सा प्रोटीन है वो, कौन सा एंजाइम है वो। तो यहां पे पूरा खेला जो है वो खेला गया है प्रोटीन और एंजाइम को लेकर के। अगर आपको प्रोटीन के बारे में पता है, एंजाइम के बारे में पता है, आपको ये सारी चीजों के बारे में पता है, तो आप उनके फंक्शंस को असेंबल कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि जब आप कंप्यूटर एक बनाते हो तो आप जानते हो कि यार हमें मॉनिटर का काम ये है कि वो स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को दिखाता है। ऐसा तो नहीं कहते कि नहीं यार सीपीयू जो है दिखाता है स्क्रीन के ऊपर, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जैसे पर्टिकुलर आप सब चीज़ों का एक फंक्शन जानते हो और उस फंक्शन के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदते हो। जैसे अगर मान लो आपको कर्सर मूव कराना है तो आप माउस खरीदोगे, है ना? तो उसी तरह से रेप्लिकेशन में हर एक प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड होता है जो आपके क्वेश्चंस में पूछ सकता है। ठीक है, उस एंजाइम का नाम पूछ सकता है। अगर डिटेल क्वेश्चंस लिखने को आता है तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको उनके बारे में लिखना होता है। बट अगर पर्टिकुलर क्वेश्चंस आता है उनके एंजाइम और प्रोटीन के नाम पे, तो आपको वो फंक्शंस पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहां पे जो शुरुआत है, इनिशिएशन, मैंने कहा कि हमारा जो रेप्लिकेशन होता है
उसको यहां पे इन्होंने 3 चरणों में डिवाइड किया हुआ है। कितने चरणों में डिवाइड किया हुआ है? 3 चरणों में इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला चीज बताया है भाई इनिशिएशन। क्या बताया है? इनिशिएशन बताया हुआ है, मतलब कि रेप्लिकेशन की शुरुआत। रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से हुई? पहले चीज तो ये बताना है कैसे शुरुआत होगी। दूसरी चीज है इलोंगेशन। जो रेप्लिकेशन है वो कैसे लगातार बेस को ऐड करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। जैसे मान लो ये आपका डीएनए था, मान लो एग्जांपल के तौर पे इधर ही देख लो आप। जैसे मान लो ये आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जो नया डीएनए बनेगा, तो नया डीएनए जो आपका बनेगा वो मैंने कहा कि एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड ये बनेगा और एक स्ट्रैंड ये बनेगा। तो ये जो स्ट्रैंड नया वाला बना लगातार ऐसे सीक्वेंस मैंने बना दिया डायरेक्टली खींच के, यही इनिशिएशन है, सॉरी इलोंगेशन है। लगातार बनना स्ट्रैंड का क्या है? इलोंगेशन है। और लगातार स्ट्रैंड कैसे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और लगातार डीएनए में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और लगातार स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है, ठीक है। तो देखिए इनिशिएशन जो होता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इनिशिएशन जो होता है वो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिलता है। देखिए रेप्लिकेशन जो है दोनों चीजों में अलग अलग होती है। नंबर एक बात, देखिए मैं काफी चीजें बातें एक साथ बता रहा हूं, बट आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा अब से मेरी बात, ठीक है। अब से मेरी बात बहुत अच्छी तरह सुनिएगा। देखिए जो आपका रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, जो आपका रेप्लिकेशन होता है वो दोनों ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोग देखते हो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ठीक है। दोनों में जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, बट तरीका जो है वो तकरीबन तकरीबन सेम है, ठीक है। डिफरेंस कहां आता है? आपको पता होगा कि आपके जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है वो सर्कुलर है, वो सर्कुलर है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। आपको पता है कि आपके जो प्रोकैरियोट का डीएनए है वो भाई सर्कुलर है। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपके जो प्रोकैरियोट का डीएनए है वो सर्कुलर है, दैट्स द प्रोकैरियोट्स। और आपके जो यूकैरियोट का डीएनए है वो लीनियर है। समझ रहे हो कि नहीं? इसको अलग करना, इसको अलग करने के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स की जरूरत पड़ सकती है और इसको अलग करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म का इस्तेमाल होगा। मतलब दोनों के लिए हम अलग अलग तरह का मैकेनिज्म इस्तेमाल करेंगे, बट जो तरीका है, जो तरीका है इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये तीनों आपके प्रॉपर इसी तरह अप्लाई होंगे। इसमें भी पहले इनिशिएशन होगा, शुरुआत होगी प्रोसेस की, इसमें भी पहले इनिशिएशन होगा, इसमें भी इलोंगेशन होगा, इसमें भी इलोंगेशन होगा, इसमें भी टर्मिनेशन होगा, इसमें भी टर्मिनेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए कि दोनों की प्रोसीजर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम सीक्वेंस में होंगी, बट जो प्रोटीन्स हैं, जो जीन्स हैं वो बदल जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सर्कुलर डीएनए है, अगर इसको खोलना पड़ा तो इसको आप दोनों डायरेक्शन से खोलेंगे, इधर से भी और इधर से भी, बट ये इधर से नहीं खुलेगा, ये तो यहीं से खुलेगा। समझ में आई मेरी बात की नहीं? इसके इधर कुछ है ही नहीं है, इसका जो कुछ है आगे है, तो ये इधर ही की तरफ खुलेगा, बट ये दोनों तरफ से ओपन हो सकता है आपका प्रॉपर। तो ये दोनों तरफ से खुलेगा और खुल करके ऐसे 2 रिंग बना लेगा, और ये जो है एक साइड से खुलेगा और इस तरह से 2 स्ट्रैंड बना लेगा। समझ रहे हो कि मेरी बात की नहीं? तो ये दोनों डायरेक्शन में हो जाएगा प्रोकैरियोट, दोनों डायरेक्शन से अनवाइंड होगा। अनवाइंड मतलब खुलना, हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। ये दोनों क्यों जुड़े हुए हैं? किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। आपको बताया गया होगा पहले भी, आपको इतना बात तो पता ही होगा कि जो हेलिकेज स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे, किसके थ्रू बना हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। ये तो पहले पता होगा आपको। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 बात, डीएनए को
ओपन करना है। पहली चीज आपको क्या करना है, डीएनए को ओपन करना है। मतलब ये जो डीएनए ऐसे डबल हेलिक्स बना हुआ है, इसको अलग करना है, सेपरेट करना है। इस डीएनए को सेपरेट करना है। सबसे पहली चीज आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। नंबर पहला काम, मतलब इनिशिएशन में जो सबसे पहला काम है वो है सेपरेट करना। अब सेपरेट करने के लिए डीएनए को हमें कई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है या एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। इनिशिएशन के लिए जो सबसे पहला रोल होता है भाई, हमारे जो सबसे पहला मेन फंक्शन हमें करना है वो करना है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। बट हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए हमें, वो प्रोटीन, वो एंजाइम लाने के लिए कुछ और फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को मान लीजिए हेलिकेज, मान लीजिए ये आपका डीएनए है, सपोज दैट, बहुत बड़ी प्रोसेस, बड़े आराम समझेंगे, टाइमिंग की कोई वो नहीं करना है हमें। यहां पे आप देखिए, मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक चीज की जरूरत है हमें, मान लेते हैं उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। क्या नाम है? हेलिकेज। ये एंजाइम आया तो ये ब्रेक होगा, ये हमें पता है। बट इस हेलिकेज को लाने के लिए भी हमें एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। बट हमें कैसे पता लगेगा कि किस जगह पे ये एंजाइम जुड़ेगा? ये यहां जुड़ेगा, यहां से काटेगा डीएनए को, यहां से काटेगा डीएनए को, या फिर यहां से काटेगा डीएनए को? ये हेलिकेज को पता नहीं होता है। इसी को, हेलिकेज को बताने के लिए कि भाई कहां से डीएनए को तोड़ना है, कहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसके लिए हमें एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम है डीएनए ए। डीएनए ए, जिसका नाम है डीएनए ए। डीएनए ए वो प्रोटीन होती है जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करती है कि डीएनए को खोलना कहां से है, डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना कहां से है। क्योंकि जब तक ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे नहीं, तब तक इसमें नया डीएनए बनेगा नहीं। तो सेपरेट होने के लिए हेलिकेज चाहिए, लेकिन हेलिकेज को कहां जोड़ना है ये कौन बताएगा? डीएनए ए बताएगा। तो सबसे पहले इनिशिएशन की जो शुरुआत है वो डीएनए ए से होती है। किससे होती है? डीएनए ए से। जो सबसे पहले प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है डीएनए ए की, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनिशिएशन के लिए जो सबसे पहले प्रोटीन की जरूरत पड़ती है वो पड़ती है डीएनए ए की, जो बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत किस स्थान से होनी चाहिए, किस प्लेस से होनी चाहिए। ये जानकारी हमको कौन देता है? डीएनए ए प्रोटीन देती है। यही डीएनए ए प्रोटीन के कारण ही हेलिकेज को एक सही पोजीशन मिलेगी कि उसको कहां से जोड़ करके डीएनए को ओपन करना है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? दूसरी प्रोसेस होती है इलोंगेशन। जब हमारा डीएनए खुलता चला जाता है और उसमें ऐसे क्रम्स, जैसे मान लो ये मान लो एक डीएनए है, ये डीएनए मान लो इतना, मान लो ये तो यहां पर रैप्ड है, ठीक है, लेकिन ये खुल गया है, इतना एरिया खुल गया है हमारा। तो अब मान लो यहां से खुलता चला जाएगा और न्यूक्लियोटाइड लगातार नए वाले ऐड होते चले जाएंगे, नया स्ट्रैंड बनता चला जाएगा, नया स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये जो लगातार स्ट्रैंड बनते चले जाते हैं, इसी को हम लोग इलोंगेशन कहते हैं। लेकिन ये तब होगा जब इनिशिएशन सही तरीके से हो जाएगा। इलोंगेशन सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं है। इलोंगेशन में कुछ है ही नहीं है, बस एक जगह आपको देखने को मिलेगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी वहां देखने को मिलेगी, बाकी किसी चीज में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलने वाली है। सो सिंपल, ये सबसे आसान रहेगा आपके लिए। डीएनटीपीज मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को जोड़ते हुए चलो, डाई न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चलो, ठीक है। आपको लगातार न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चलना है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे। जैसा मैंने बताया हुआ पहले भी, आपका फादर का है एटीजीसी है,
तो नए वाले को जो जुड़ेगा वो बन जाएगा TACG। ऐसे लगातार जुड़ता चला जाएगा, लगातार। इसको हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन। वहां पे कभी कभार कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसको करेक्ट किया जाता है इलोंगेशन में, वरना बस डीएनए को एक्सटेंड करना है, न्यूक्लियोटाइड को लगातार जोड़ते चले जाना है, नए डीएनए को बनाते चला जाना है, और टर्मिनेशन प्रोसेस में रेप्लिकेशन को खत्म कर देना है। एक प्रॉपर एंड आएगा, उस प्रॉपर एंड पे कुछ प्रॉपर सीक्वेंस होंगे, वहां से वो खत्म कर दिया जाएगा। बट द फर्स्ट पॉइंट इज दैट हमें सबसे पहली बात जो करनी है वो करनी है इनिशिएशन की। किसकी करनी है? इनिशिएशन की। तो आइए सबसे पहले इनिशिएशन के बारे में और जानते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले बात यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे आप देखिए, ये डायग्राम बहुत ही अच्छा है। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करूंगा और जूम करके आपको एक एक चीज अच्छे से समझाता हूं। देखिए, ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड है, थोड़ा सा इमेज धुंधला है बट कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड है, जो नॉर्मल डीएनए हमारा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये शुरुआत का है, किधर के है? शुरुआत का। शुरुआत मेरा कहने का मतलब है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। शुरुआत कहने का मतलब है, एक टर्म यूज होता है शुरुआत के लिए। जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए है, सपोज दैट, एक मिनट, सपोज दैट ये आपका डीएनए है। इस डीएनए में इधर वाला जो हिस्सा होता है, डीएनए के इस साइड का जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं, और इस वाले हिस्से को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है? इस वाले हिस्से को हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं और इस वाले हिस्से को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो यहां पे आप देखेंगे कि इस वाले हिस्से की तरफ, इस वाले हिस्से की तरफ आपका जो बेस पेयर है वो यहां पे दिखाया गया है, इस वाले हिस्से की तरफ। किधर की तरफ? इस वाले हिस्से की तरफ। लुक एट दिस, इधर की साइड में ये हिस्सा यहां पे दिखा रहा है, बगल में। ठीक है? जहां से रेप्लिकेशन, जैसे ये डीएनए है ना हमारा, ये डीएनए है ना, यहां से, यहां से। और अगर सर्कुलर है तो कहीं पे भी हो सकता है, सर्कुलर में किसी भी एंड पे हो सकता है, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है कि जो रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, वो जो बेस पेयर होगा, जो पूरा इनिशिएशन वाला सेगमेंट होगा, ये पूरा डीएनए नहीं है, याद रखिएगा। ये केवल एक छोटा सा पार्ट है, इनिशिएशन का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको बता रहा है जहां से शुरुआत होगी। ये टोटल 245 बेस पेयर बोलते हैं कि होता है, तकरीबन 248 बेस पेयर के आसपास में। ठीक है? यहां पे कुछ ऐसे 9 बेस पेयर्स होते हैं, 13 बेस पेयर्स रिपीट्स होते हैं, जिसमें 80 रिच रीजन होता है। 80 रिच रीजन मतलब एडेनिन और थाइमिन रिच रीजन, सबसे ज्यादा एडमिन और थाइमिन होंगे इस रीजन में। जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, वहां पे कैसे पता लगता है कि यहीं से रेप्लिकेशन होना है? ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अच्छे सुनिएगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा आपका डीएनए है, ठीक है, मान लीजिए, हमें कैसे पता लगेगा कि रेप्लिकेशन शुरू कहां से होना चाहिए? तो हमारी जो प्रोटीन होती है, जिसका नाम है डीएनए ए प्रोटीन। क्या नाम है? डीएनए ए प्रोटीन। मैंने यही बताया ना, सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? डीएनए ए से होगी। डीएनए ए प्रोटीन जो है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करती है हमारे डीएनए में उस जगह को जहां पे 80 रीजन ज्यादा होता है, 80 रीजन ज्यादा हो। ठीक है? समझ में आया मेरी बात की नहीं? तो डीएनए ए तकरीबन उसी को हिट करता है। तो मैंने कहा कि आपके डीएनए में 245 या 248 बेस पेयरों का एक रीजन होता है। जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसमें 248 बेस पेयरों का एक रीजन होता है, 248 बेस पेयरों का एक रीजन होता है, जहां पे बहुत सारे 80 रीजन पाए जाते हैं। मतलब यहां पे रिपीट्स का मतलब है 80 जीसी 80 बहुत ज्यादा होना चाहिए, एडेनिन बहुत ज्यादा होना चाहिए उस रीजन में। उसी रीजन पे डीएनए ए आकर के बाइंड कर जाएगा, उसी रीजन पे डीएनए ए आकर के बाइंड कर जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए,
ये रीजन दिखाई दे रहा है, ये वो रीजन है जहां पे 80 रीजन ज्यादा है। ठीक है, 9 बेस पेयरों का वो सीक्वेंस होता है, वहीं पे आकर के 9 बेस पेयर रिपीट्स का मतलब बार बार 9 बेस पेयर रिपीट। जैसे मान लो ए है तो ए के सामने टी, फिर ए के सामने टी, फिर ए के सामने टी। 9 बेस पेयर के जो रिपीट्स होते हैं वहां पे आकर के डीएनए ए बाइंड करेगा, और डीएनए ए के बाइंड करते ही डीएनए ए अट्रैक्ट करता है सबसे फेवरेट एंजाइम को जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसका नाम है डीएनए हेलिकेज। क्या नाम है? डीएनए हेलिकेज। और डीएनए हेलिकेज जो है जब यहां पे आके जुड़ेगा तो डीएनए हेलिकेज इस तरीके से हेलिकेज एक्टिवेट होता है, और हेलिकेज एक्टिवेट होने के बाद ये डीएनए को खोलना शुरू कर देता है। देखिए डीएनए जुड़ा ना, अब ये लगातार इधर से डीएनए को खोलना शुरू कर देगा, ये इधर से ये इधर से। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से दोनों डायरेक्शंस में डीएनए को खोलना शुरू कर देता है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये जिस रीजन में हेलिकेज जुड़ता है वो रीजन 13 बेस पेयर रिपीट्स का होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, 13 बेस पेयर रिपीट्स के थोड़ा आगे से होता है, बीच से। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब जहां पे हेलिकेज जुड़ता है आप उसको 30 बेस पेयर ही अच्छा मानो। 30 बेस पेयर रिपीट्स पे हेलिकेज जुड़ता है और 9 बेस पेयर रिपीट्स पे आपका डीएनए ए जुड़ता है। ठीक है, ये दोनों जो रीजन कहलाते हैं, इस रीजन को हम लोग ORIC रीजन कहते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहीं से शुरू होती है। रेप्लिकेशन का इनिशिएशन और ऑरिजिन इसी रीजन से शुरू होती है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैंने काफी ज्यादा आपके सामने खिचड़ी पका दी, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बस इतना समझना है कि हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हमारे डीएनए में शुरुआत कहां से हो, नए डीएनए बनने की शुरुआत कहां से हो, कहां से न्यूक्लियोटाइड जुड़ना शुरू हो, नया न्यूक्लियोटाइड कहां से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नए वाले जुड़ने शुरू हो, ये चीज की शुरुआत होना, इनिशिएशन होना, इसकी शुरुआत सबसे पहले ऐसे सीक्वेंस से होती है जहां पे 30 बेस पेयर रिपीट्स हो और 9 बेस पेयर रिपीट्स हो। एडेनिन और थायमिन का रीजन ज्यादा हो, एडेनिन बेस पेयर्स वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिले, तो वहीं पे डीएनए ए प्रोटीन आकर के जुड़ती है, और डीएनए ए प्रोटीन के थ्रू अट्रैक्ट होता है हेलिकेज। और यहां पे बहरहाल 2 प्रोटीन होती है, एक डीएनए ए होता है, फिर जुड़ती है डीएनए सी, और फिर जुड़ता है डीएनए हेलिकेज। तो 3 तरह की प्रोटीन, पहले डीएनए ए जुड़ता है, फिर डीएनए सी जुड़ती है, फिर डीएनए सी जुड़ाता है आपके हेलिकेज को, और फिर डीएनए सी रिमूव हो जाती है, डीएनए ए रिमूव हो जाता है, और हेलिकेज अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? डीएनए हेलिकेज फिर अपनी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अब यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि द रेप्लिकेशन स्टार्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से हमारा देखिए शुरू हुआ है, देखिए जैसे 9 बेस पेयर है ना, तो ये जो 9 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है वहां पे क्या जुड़ेगा आकर के, डीएनए ए प्रोटीन जुड़ेगी, बना हुआ है ना, क्या आकर के जुड़ेगा, इसी एरिया में जुड़ेगा डीएनए ए प्रोटीन। और डीएनए ए प्रोटीन जुड़ने के बाद जब ये इसको थोड़ा सा अनवाइंड करेगा तो वहां पे आकर के जुड़ेगा आपका हेलिकेज। पहले डीएनए सी आएगा, फिर हेलिकेज आएगा। ये जो रीजन होता है पूरा, ये रीजन तकरीबन 248 बेस पेयर लॉन्ग होता है, और ये 80 रिच रीजन होता है, जहां पे एडेनिन थायमिन ज्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि आपके मन में भी सवाल होगा कि हेलिकेज को कैसे पता चला कि कहां से जुड़ करके उसको डीएनए को अनवाइंड करना है। वो हेलिकेज को पता चला, मतलब कहां से जुड़ करके बॉन्ड को कहां से ब्रेक करना शुरू करना है, ये उसको कैसे पता चला, उसको सिंबलाइज किया डीएनए ए ने। किसने किया? डीएनए ए ने। और डीएनए ए को कैसे पता लगा कि कहां से होगा? TA रीजन, 80 रिच रीजन, जहां पे भी पूरे डीएनए में उसको 80 रिच रीजन सबसे ज्यादा लगा, एडेनिन थायमिन सबसे ज्यादा लगा लगातार आते हुए, वहीं पे वो जाकर के जुड़ गया और वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं ORI साइट, ORI रीजन। अब यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो डीएनए ए रीजन मैंने कहा ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड को सबसे पहले कौन ब्रेक करता है? डीएनए ए। सबसे पहले डीएनए से कौन जुड़ा? डीएनए ए। तो जाहिर तौर पे यहां पे देखिए, पहले ये डीएनए देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब यहां पे डीएनए ए जुड़ा तो इसने देखिए बगल में एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है, देखो यहां पे ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है डीएनए। ये डीएनए ओपन किसके थ्रू होगा? एनर्जी के थ्रू, जो कि है एटीपी के फॉर्म में। वही कहते हैं द एक्टिव फॉर्म डीएनए ए इज बाइंड टू एटीपी।
डीएनए ए जब आकर के जुड़ेगा हमारे डीएनए से ओआरआई रीजन पे, ओआरआई रीजन समझ में आ गया ना, वही 9 बेस पेयर वाला, 9 बेस पेयर रिपीट्स वाला सीक्वेंस। जैसे ही ओआरआई रीजन पे जुड़ेगा वहां पे एटीपी एक्टिविटी होगी, एटीपी के थ्रू से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एटीपी एनर्जी है और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 8 डीएनए ए जो प्रोटीन होती है वो बाइंड करती है ओआरआईसी रीजन पे, ये आप ध्यान में रखिएगा। 8 डीएनए ए बाइंडिंग साइट्स विद इन ओरिजिन सी, 8 डीएनए बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 8 डीएनए ए बाइंडिंग साइट विद इन ओआरआईसी। डीएनए ऑक्युपाइज ऑल द हाई एंड लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट द डीनेचुरेशन एटी रिच रीजन। इसका बेसिकली काम होता है एटी रिच रीजन को अनवाइंड करना, डीनेचर करना, तोड़ना, ताकि वहां पे हेलिकेज आ सके। दैट तो डीएनए ए जो होता है अलाउ फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डीएनए बी हेलिकेज। ये एटी रिच रीजन जो होता है ओआरआई रीजन पे, जहां पे एडेनिन थायमिन जुड़े होते हैं, उस रीजन को ब्रेक करेगा, डीनेचर मतलब ब्रेक करेगा, और उसी रीजन पे डीएनए हेलिकेज को ला करके वो जोड़ेगा। और डीएनए हेलिकेज के साथ एक चीज और आती है जिसको डीएनए सी बोलते हैं, जो हमारे हेलिकेज को एक सही पोजीशंस पे बाइंड करवाता है स्ट्रैंड पे। वो कौन सी प्रोटीन कराती है? डीएनए सी। डीएनए सी हमारे हेलिकेज को एक सही जगह पे लाके छोड़ देती है और फिर डीएनए सी वहां से चली जाती है। डीएनए सी हेल्प द हेलिकेज टू बाइंड द एंड प्रॉपरली अकोमोडेट, मतलब डीएनए सी हमारे हेलिकेज को एक सही पोजीशन में जोड़ने की कोशिश करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कहां पे जोड़ता है? 30 बेस पेयर रीजन पे, जैसा मैंने आपको बताया। यहां पे आप देखिए किस रीजन में जोड़ रहा है? 30 बेस पेयर रीजन पे। देखिए यहां पे ये 30 बेस पेयर रीजन है, इसी पे जोड़ रहा है। और ये शुरुआत है, डीएनए की शुरुआत, डीएनए की सबसे शुरुआत में है। अभी आप एनिमेशन देखेंगे, सब्र रखिएगा, लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए यहां पे, तो सबसे पहले अब मैं अपनी प्रोसेस को आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। डीएनए ए रीजन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग आगे की प्रोसेस। हमारा डीएनए अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम की तरफ मूवमेंट करता है, और आप सभी को पता है कि यहां पे देखिए जो ये पेरेंटल डीएनए होता है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। एक टेम्पलेट की तरह काम करता है मतलब इसी के थ्रू नए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जुड़ेंगे। मतलब अगर ये एडेनिन है तो जो नया वाला जुड़ेगा वो हमारा थायमिन होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा टेम्पलेट मतलब बिल्कुल सेम उसी तरीके, जैसे जब दोनों अलग हो जाएंगे तो जैसे मान लो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, मान लो ऊपर वाला क्या मान लिया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो जो नया बनेगा वो क्या बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसमें सेम ये 5 प्राइम 3 प्राइम किसका है? डॉटर का है, और ये वाला किसका है? पेरेंटल है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1 देखिए आप यहाँ पे आपके सामने 2 स्ट्रैंड देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे आपको चूंकि एक ही हेलिकेज बताया हुआ है, देखिए जो मैं आज आपको मॉडल बताने वाला हूं ये जस्ट एक मॉडल है जो आपको बताया जा रहा है। जरूरी नहीं कि ये मॉडल हर मामले में बहुत ही ज्यादा सटीक हो, अच्छा हो और सारे जवाब देता हो। हर किसी ने अपना अलग अलग मॉडल दिया है। मैंने यहाँ पे जो मॉडल लिया है वो अलग है, सिंप्लीफिकेशंस के लिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आपको ये प्रोसेस ध्यान में रखनी है। यहां पे आप देख रहे हैं कि रेप्लिकेशन मतलब होता है कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब कि हमें एक पेरेंटल डीएनए, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, ध्यान से देखिएगा सभी लोग अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए सपोज दैट ये वाली जो हमारा होता है ये हेलिकेज है। क्या है? हेलिकेज है। जैसा कि आपको बताया मैंने, हेलिकेज हमारे डीएनए को ऑलरेडी खोल चुका है। पहले हमारा डीएनए ऐसा था, ये पेरेंटल डीएनए है। क्या डीएनए है? पेरेंटल डीएनए, जिसमें से इसने दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया। देखिए ये एक पेरेंटल डीएनए है और ये आपका दूसरा पेरेंटल डीएनए है। इसने दोनों पेरेंटल डीएनए को खोल दिया और उसमें नया डीएनए जोड़ना शुरू कर दिया है। इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। पेरेंटल डीएनए को ओपन कर देना और उसमें नए डीएनए को जोड़ना। एक पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनाना। देखिए एक पेरेंटल डीएनए था, 2 बना दिया उससे। इसी चीज को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं उसमें से नाम है हेलिकेज, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन,
टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप्स और आरएनएज एच, डीएनए लाइगेज। ये वो एंजाइम्स हैं जो आपके रेप्लिकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या नाम मैंने बताया? डीएनए हेलिकेज, एसएसबी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सबका फंक्शन एक एक करके बताऊंगा कैसे काम करते हैं। टोपोआइसोमरेज, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसका यहां पे जिक्र नहीं होगा, बस आपके सामने इनके फंक्शंस को बता दिया जाएगा। प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, स्लाइडिंग क्लैंप, आरएनएज एच एंड डीएनए लाइगेज। ये आपकी वो प्रोटीन्स हैं, वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस में आपके साथ रहने वाले हैं। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजों को आराम से देखते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए हेलिकेज की। डीएनए हेलिकेज जो होता है, आपको जैसा कि मैंने कहा कि डीएनए हेलिकेज, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपोआइसोमरेज, प्राइमेज, ये आपके एंजाइम्स हैं। सबसे पहला जो एंजाइम्स है हेलिकेज, उसका काम होता है डीएनए को बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना। लुक एट दिस अगेन। देखिए हेलिकेज का क्या काम है, हमारे डीएनए के दोनों तरफ जुड़ा है और दोनों तरफ डीएनए को खोलता चला जा रहा है। आपने देखा आपने, ये काम होता है हमारे हेलिकेज का। देखिए यहां पे फिर से देखिए आप लोग एक बार, हेलिकेज जुड़ता है हमारे डीएनए से और एटीपी, देखिए यहां पे एटीपी है, ए जो दिखाई दे रहा है, दिस इज एटीपी। एटीपी की मदद से इसने डीएनए को डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। मैंने कहा सर्कुलर डीएनए है तो हेलिकेज दोनों तरफ से डीएनए को खोलेगा, हेलिकेज दोनों तरफ से डीएनए को खोलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पे आप देखिए दोनों अलग अलग स्ट्रैंड पे जुड़ा हुआ है हमारा डीएनए, ठीक है। और इस तरीके से एटीपी की मदद से बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड जो बने हुए हैं उनको इसने ब्रेक कर दिया, जैसा कि मैंने कहा। और डीएनए हेलिकेज को लेके आया कौन था? डीएनए ए। तो डीएनए ए को मैंने यहां नहीं दिखाया आपको, ठीक है, क्योंकि इस एनिमेशन में डीएनए ए के बारे में नहीं है। यहां पे हेलिकेज से शुरुआत है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हेलिकेज के पीछे, हेलिकेज को लाने के पीछे बड़ी मेहनत लगी थी। और जब एक बार हेलिकेज आता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को एटीपी की मदद से ब्रेक करता है। सबसे पहला काम है डीएनए को ब्रेक करना, क्योंकि नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए एक जगह चाहिए मेरे भाई। जब डीएनए डिवाइड करता है, वो रीजन जहां पे वाई शेप का एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड होता है, वाई शेप का एक स्ट्रक्चर मिलता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। यहां पे एक स्ट्रक्चर वाई शेप का बनता है जब डीएनए खुलता है, तो इसी रीजन को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां से हेलिकेज हमारे डीएनए से जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होता है। याद रखिएगा, जो हमारा डीएनए है वो हमारा एक हेक्सामर होता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो डीएनए यूज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए को ब्रेक करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। दिस अलाउ द टू पैरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू बिगिन अनवाइंड एंड फॉर्म द टू रेप्लिकेशन फॉर्क। दोनों तरफ रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है बैक्टीरिया में, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क वो जगह होती है जहां से डीएनए अनवाइंड होता है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। ईच स्टैंडर्ड ऑफ पेरेंटल डीएनए हैज आउन हेलिकेज। हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड के पास उसका अपना एक हेलिकेज होता है। इन ह्यूमन टू इनहेरिटेड डिजीज, यहां पे हमें इससे कोई भी मतलब अभी लेना देना नहीं है, तो हम कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। बस आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि हमारा जो हेलिकेज है वो एटीपी की मदद से डीएनए को अनवाइंड करता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है। अब देखिए यहां पे दूसरा जो हमारा प्रोटीन है जिसका नाम है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन जो होता है वो सोचता है कि यार ऐसा ना हो कि जो डीएनए हमने अभी अलग किया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो ये फिर से दोनों डीएनए आपस में ना जुड़ जाएं, क्योंकि भाई बॉन्ड ही तो है, बना लेंगे ये आपस में फिर से। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोटीन होती है जो प्रोटीन का नाम है एसएसबी, उसको ले जाकर के डीएनए, दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो अलग हुए हैं उन पे जोड़ दिया जाता है। और उन पे डीएनए एसएसबी को जोड़ने के बाद डीएनए स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब अब आपस में वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये अब आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते हैं।
अदरवाइज खोलने का क्या मतलब, अगर बॉन्ड ही बना लेते तो फिर खोलने का क्या मतलब होता। तो एसएसबी हमारे डीएनए को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, ताकि वो अगेन हमारा जो डीएनए अनवाइंड हुआ है, डीनेचर हुआ है, अगेन वो बॉन्ड ना बना ले। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डीएनए एसएसबी की, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन ऑफ ईच डीएनए, हर एक डीएनए के साथ में एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस में जाकर के बाइंड कर जाता है, एंड प्रिवेंटिंग और रोकता है, स्टैंड फॉर रीएसोसिएटिंग, मतलब कि फिर से इनको जुड़ने से रोकता है, ताकि डीएनए दोबारा से आपका जुड़ ना पाए। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसको हम लोग डीएनए गायरेज या फिर टोपोआइसोमरेज कहते हैं, इसका काम होता है कि डीएनए में जो हमारी सुपर क्वाइलिंग्स देखने को मिलती है उसको रिमूव करना, और उसको रिमूव करके एक सही डायरेक्शंस में जोड़ना। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि इतने छोटे से वीडियो, ये टोपोआइसोमरेज एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। ठीक है, हमें अभी इससे मतलब नहीं, आप टोपोआइसोमरेज को डिलीट कर दीजिए। एसएसबी, और एसएसबी के बाद आता है हमारा प्राइमेज। जब हमारा डीएनए जो है हेलिकेज तोड़ देता है एक बार, तो उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के पहले हमें एसएसबी की जरूरत पड़ती है, हमें प्राइमर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से पहले मेरी चीज को समझेंगे। ठीक है, पहले बहुत अच्छे से हम लोग एक चीज को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, लुक एट दिस। मान लीजिए कि हमारे पास में एक डीएनए है फादर का, लेकिन जो हमें नया डीएनए बनाना है ना, मान लीजिए हमने यहाँ पे बेस पेयर जोड़े, मान लीजिए ये डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्या है 3 प्राइम टू, एक मिनट, मान लीजिए हमारा ये डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। मान लीजिए हमारे पास सीक्वेंस है ए टी जी सी, ए टी जी सी। अब आपको नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ना तो है, बट नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए आपको कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत है। पहला न्यूक्लियोटाइड आएगा तो जुड़ेगा कहां, पहला न्यूक्लियोटाइड जो जोड़ने के लिए आएगा उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज। पर डीएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए खुद एक जगह चाहिए, खुद एक सीक्वेंस चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज को का काम है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, मतलब यहां पे जो एक ही जगह पे जी जोड़ेगा ना, वो कौन जोड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज जोड़ेगा। बट डीएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए खुद एक छोटी सी जगह चाहिए, तकरीबन इतनी जगह चाहिए, मतलब तकरीबन 100 बेस पेयर या फिर 10-15 बेस पेयर की तो जगह चाहिए ही भाई साहब को। अब वो बेस पेयर इनको कहां से आएगा, नहीं मिलेगा ना। उस बेस पेयर को ऐड करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। प्राइमर किसकी जरूरत पड़ती है, प्राइमर। प्राइमर जो होता है एक छोटा सा डीएनए आरएनए का सीक्वेंस होता है, सॉरी, एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर होता है, जिसको यहां पे जोड़ा जाता है, जिसको यहां पे जोड़ा जाता है, आरएनए प्राइमर होता है, ध्यान रखिएगा, आरएनए प्राइमर जो हमारे पॉलीमरेज को यहां पे प्लेस्ड होने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है पॉलीमरेज को। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर ना केवल, आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने कहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, उस नए न्यूक्लियोटाइड का काम होता है पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा किसके बीच, इनके और इनके बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ना, और आमने सामने हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन इनके पास तो कोई आमने सामने है ही नहीं। तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड आएगा वो किसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, ना इधर कुछ है और ना इधर कुछ है। तो इसीलिए 3 प्राइम आपको प्राइमर दिया जाता है। प्राइमर जो होता है उसका एक सिरा, इधर वाला सिरा 5 प्राइम होता है और इधर वाला सिरा 3 प्राइम होता है। 3 प्राइम की तरफ OH होता है और 5 प्राइम की तरफ फॉस्फेट होता है। तो 3 प्राइम OH है, तो जो जैसे मान लो ये G तक हमें मिल गया है,
जी तक हमें OH मिल गया है। अब नया न्यूक्लियोटाइड क्या जुड़ना है, C जुड़ना है। प्राइमर के कारण हमें क्या, प्राइमर मतलब क्या है, एक छोटा बेस सीक्वेंस, मान लेते हैं ATGC का है, मान लो ये क्या है, ATGC है ना, तो छोटा बेस सीक्वेंस है ये, जो कि जुड़ जाता है यहाँ पे। और इसको इस प्राइमर को जोड़ता कौन है, इस RNA प्राइमर को जोड़ने का काम करता है आपका प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, प्राइमेज। प्राइमेज इस प्राइमर को लेके आता है और छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे जोड़ देता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें OH मिल जाता है और हम नया न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट और OH को अगेन बॉन्ड बनवा देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये लगातार फिर फॉस्फेट से OH जुड़ेगा, फिर OH से फॉस्फेट जुड़ेगा, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला जाता है। लेकिन पहली शुरुआत हमें क्या देना है, प्राइमर देना है, ताकि हमें 3' OH मिल पाए। तो पहला 3' OH देना वो कौन कराता है, वो कराता है प्राइमेज। कौन कराता है, कौन सा एंजाइम कराता है, प्राइमेज कराता है। नया न्यूक्लियोटाइड देने का काम कौन सा एंजाइम कराता है, प्राइमेज कराता है। प्राइमेज जो एंजाइम होता है आपका, लुक एट दिस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसी में। प्राइमेज जो एंजाइम होता है, इसको पता होता है कि भाई जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा यहाँ पे आकर के, इस रीजन में या इस रीजन में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्राइमेज जो है ये चीज को जानता है कि जो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अगर मैंने इसको नहीं दिया थोड़ा हिस्सा, तो लगातार ये यहाँ पे जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पहली बार जो भी बेस पेयर आएगा उसको जुड़ने के लिए, उसको एक बैंड से बनाने के लिए पहले एक बेस पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो जो प्राइमेज है वो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा प्राइमर का जोड़ देता है, और प्राइमर RNA प्राइमर होता है। तो RNA का फ्रेगमेंट हमारे DNA में नहीं होना चाहिए, ये बाद में हट जाएगा प्राइमर, लेकिन पहले प्राइमर जोड़ता है। तो RNA प्राइमर होता है वो जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट कोई तरह का, जो यहाँ पे टेम्पलेट, ये टेम्पलेट होता है उसके लिए, और यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा RNA प्राइमर का जुड़ जाता है दोनों तरफ। एक स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग कहते हैं और एक स्ट्रैंड को हम लोग लैगिंग कहते हैं। अभी एक चीज आप याद रखिएगा, लीडिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर एक बार जुड़ता है और लैगिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर बार बार जुड़ता है। क्यों जुड़ता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन प्राइमेज का काम होता है यहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर ऐड कर देना, छोटा सा DNA RNA का सीक्वेंस ऐड कर देना, छोटा सा RNA का सीक्वेंस ऐड कर देना, ताकि उसके बाद लगातार नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सके DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड को लगातार जोड़ना, लेकिन इसको लगातार जोड़ने के लिए, DNA पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए लगातार न्यूक्लियोटाइड 3' OH की जरूरत पड़ती है, और वो 3' OH उसको RNA प्राइमर दिलाता है, ठीक है। क्योंकि यहां तक मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि RNA प्राइमर जो है, RNA प्राइमर का एक सिरा जो है वो 5' होता है और दूसरा सिरा 3' होता है, ठीक है। तो 3' OH को प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, प्राइमेज, जो RNA प्राइमर बनाता है, और RNA प्राइमर का लास्ट सिरा जो होता है वो 3' OH देता है, जहां पे DNA पॉलीमरेज जुड़ करके लगातार न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा और नया DNA बनाता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। RNA प्राइमर कितना बड़ा होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड इतना बड़ा होता है, तो ये 10 न्यूक्लियोटाइड इतना सीक्वेंस होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे DNA पॉलीमरेज जुड़ता है, DNA पॉलीमरेज जुड़ता है। बेसिकली आपका DNA पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी यहां पे आपको देखने को मिल रही है वो यहां पे ध्यान में रखिएगा। यहां पे DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो जुड़ता है। कौन जुड़ता है, DNA पॉलीमरेज 3। DNA पॉलीमरेज 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से जो DNA पॉलीमरेज 3 होता है वो लगातार न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है। तो DNA पॉलीमरेज 3 जो है, प्राइमर देखो जुड़ा, और DNA पॉलीमरेज यहां पे देखो रेड, नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चला जाएगा। देखो लगातार नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज जो होता है, ध्यान सुनिएगा, DNA पॉलीमरेज देखिए यहाँ पे प्राइमर है, प्राइमर के बाद देखिए DNA पॉलीमरेज जुड़ा और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला गया। ये काम किसका होता है, DNA पॉलीमरेज का होता है। 5' to 3' डायरेक्शंस में DNA पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, क्योंकि ये 3' है, तो जो नया वाला जुड़ेगा 5', तो 5' to 3', तो 5' to 3' हमारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि देखो ये किसका 3' है, प्राइमर वाले का 3' है, इसका जो रहेगा वो 5', इसका फॉस्फेट रहेगा, क्या रहेगा, फॉस्फेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता
चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम न्यूक्लियोटाइड बेस को लगातार जोड़ना। डीएनए पॉलीमरेज की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो 1958 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर कोर्नबर्ग, जिन्होंने सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज की डिस्कवरी की, डीएनए पॉलीमरेज 1 की डिस्कवरी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नोबेल प्राइज से नवाजा गया इन फिजियोलॉजिकली एंड मेडिसिन इन 1959। डीएनए पॉलीमरेज कंसिडर्ड एज कॉर्नबर्ग एंजाइम, हम लोग इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम्स के भी नाम से जानते हैं। अब यहां पे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिनका फंक्शंस लिखा है, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में आपसे बात करेंगे। यहां पे डीएनए पॉलीमरेज के कई टाइप्स हैं और इनका अपना एक अलग फंक्शन दिया हुआ है, बट यहां पे आपके इसके कुछ फंक्शंस को हमें ध्यान में रखना है। डीएनए पॉलीमरेज जो पहला होता है उसको हम लोग पॉल ए के नाम से भी जानते हैं, या फिर ये जो इसका जो जीन होता है वो पॉल ए होता है, इसका जो जीन होता है वो पॉल बी होता है, और इसका जो जीन होता है वो पॉल सी होता है। इसको हम इन नामों से भी जान सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एक सब यूनिट से बना होता है। सब यूनिट मतलब जब कई सब यूनिट मिलते हैं तब एक जो स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं। मान लो डीएनए ए है, तो डीएनए ए मान लो 6 छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, तो 6 सब यूनिट से बना है। तो पॉलीमरेज ए जो है वो एक सब यूनिट से बना है, डीएनए पॉलीमरेज 2 7 सब यूनिट से बना है, और पॉलीमरेज 3 बहुत सारी सब यूनिट से बना हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाता है, काफी ज्यादा फंक्शंस ऑपरेट करता है कौन? पॉलीमरेज 3। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो एक्टिविटी होती है प्रूफ रीडिंग, मतलब डीएनए में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो पॉलीमरेज 1 सही करता है उसको, पॉलीमरेज 2 भी सही करता है, और पॉलीमरेज 3 भी सही करता है अगर डीएनए में किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है तो। एक्सोन्यूक्लियस 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है वो यहां पे केवल और केवल कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करता है। केवल और केवल डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, 2 और 3 नहीं करते हैं। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की बात करूं, तो किसकी ज्यादा होती है? 16 से 20, मतलब 1 सेकंड में कौन ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है? तो जो डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि कितनी जल्दी से वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके स्ट्रैंड को बनाएगा, नए स्ट्रैंड बनाएगा। तो सबसे धीरी होती है डीएनए पॉलीमरेज 1 की, उसके बाद तेज होती है डीएनए पॉलीमरेज 2 की, और सबसे तेज होती है डीएनए पॉलीमरेज 3 की। इसी चीज को हम लोग प्रोसेसिविटी भी कहते हैं। 3 से 200 के बीच में होती है हमारी पॉलीमराइजेशन रेट। जब स्लाइडिंग क्लैंप, जब दूसरी प्रोटीन जुड़ जाती है, स्लाइडिंग क्लैंप जुड़ जाती है, तो इनकी प्रोसेसिविटी हो जाती है 3 से 200 के बीच। डीएनए पॉलीमरेज 2 की होती है 1500 और 50 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50,000 5 लाख के आसपास ना, आई थिंक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख, हाँ 5 लाख के आसपास डीएनए पॉलीमरेज 3 की प्रोसेसिविटी होती है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की। अब यहां पे सभी पॉलीमरेज का अपना अपना फंक्शन है, आराम से आइए इसको देखते हैं। पॉलीमरेज 1 जो होता है उसका काम होता है जो डीएनए में छोटी मोटी गड़बड़ियां हो जाएं, बीच में कोई गैप बन जाए, तो उसको फिल करने का काम पॉलीमरेज 1 का होता है। लगातार न्यूक्लियोटाइड को नहीं ऐड करते, इनका काम होता है कि डीएनए में कभी कभार अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उस गैप को फिल करने के लिए, उस डैमेज को सही करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए पॉलीमरेज 1 की जरूरत पड़ती है। पॉलीमरेज 2 जो होता है वो टेम्परेरी फंक्शन करता है। मान लीजिए किसी कारण से डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं है, काम नहीं कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे वहां पे डीएनए पॉलीमरेज 2 काम करेगा एज अ ऑप्शन के तौर पे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये सारी प्रोसेस करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड भी करता है, ठीक ठाक स्पीड भी होती है, और साथ में रिपेयरिंग का भी काम कर देता है। तो ये सारे काम कर देता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट डीएनए पॉलीमरेज 3, ये चार्ट आप देखिए पहले, कितनी तरीके की सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? 2 सब यूनिट सिग्मा की, 2 और सब यूनिट, 2 और सब यूनिट, मतलब 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 एक सेकंड फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 2 14 डिफरेंट टाइप के सब यूनिट से मिल करके, और सब यूनिट का नाम और सिंबल दिया हुआ है, सब यूनिट से मिल करके डीएनए पॉलीमरेज बना हुआ है। तो जितनी ज्यादा सब यूनिट्स होती है ना, फंक्शंस भी उतने ज्यादा हो जाते हैं।
अगर इनके फंक्शन की बात करोगे तो पहली चीज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है जिसको पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कहते हैं, डीएनए को रिपेयर करता है जिसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्टिविटी करता है, ये सब क्लैंप लोडिंग का भी काम करता है। क्लैंप लोडिंग क्या काम करता है? क्लैंप जो होता है, लोडर जो होता है, वो जो है आपके प्रोसेसिविटी मतलब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की स्पीड बढ़ा देता है, अभी मैं आपको बताने वाला। तो डीएनए पॉलीमरेज आप देख सकते हैं कितनी सारी सब यूनिट से बना हुआ होता है, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी पाई जाती है। अब यहां पे देखिए, ये पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर है। देखिए यहां पे इनकी सब यूनिट देखिए, पूरा एक डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये पूरा डीएनए पॉलीमरेज 3 है और ये सभी उसके पार्ट हैं जिससे वो बना हुआ है। देख रहे हो ना, जैसे एक बाइक होती, एक बाइक में साइलेंसर होता है, हैंडल होती, टायर होते, तो ये सब उसके सब यूनिट्स हैं और पूरा एक बाइक बना हुआ है और हर किसी का अपना अपना काम है। देखिए जैसे देखो, हमारे बीटा का काम है स्लाइडिंग क्लैंप, ठीक है, थीटा का काम है पॉलीमराइजेशन, लगातार न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, ठीक है, टाउ का अपना काम है इसको होल्ड करना, इसको होल्ड करके रखना, है ना, ये सभी काम है इसका। तो ये बात है, आपको देख लीजिए स्ट्रक्चर्स, आपको समझ में आ जाएगा। हर किसी का अपना काम है, टाउ का अपना काम है, इसका देखो गामा का देखो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर का काम है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर सब यूनिट का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा डिटेल जाननी है तो। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिए। अब डीएनए पॉलीमरेज जब यहाँ बाइंड किया, देखिए यहाँ पे लगातार न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 लगातार न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाएगा और इसकी स्पीड तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड के हिसाब से ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 4 4 4, 1 सेकेंड में इस तरह से ये 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, ठीक है। और अगर कहीं स्लाइडिंग क्लैंप लग गया, स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप अगर इसको लग गया यहाँ पे, तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप क्या होता है? इसके न्यूक्लियोटाइड को जो जोड़ने की स्पीड आप देख रहे हो, इसको इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज, इनकी प्रोसेसिविटी को इंक्रीज कर देता है। कौन? स्लाइडिंग क्लैंप। और स्लाइडिंग क्लैंप इनके स्पीड को तेज कर देता है और इस तरीके से देखिए पूरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। एक बार प्राइमर ऐड हुआ था लीडिंग स्ट्रैंड पे, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? लीडिंग, जिसपे कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, जिसपे कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन एक स्ट्रैंड होता है जिसपे कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेंगे और वो स्ट्रैंड है आपका लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं क्योंकि यहां पे प्राइमर कई बार ऐड होते हैं। आप ग्रीन रीजन देखिए, इसमें 1 प्राइमर, 2 प्राइमर, 3 प्राइमर, 4 प्राइमर, देख रहे हो? इस पे प्राइमर 4 बार ऐड हुए हैं और इस पे प्राइमर 1 बार ऐड हुआ था। अभी एनिमेशन की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, आप बस ध्यान दीजिए, इस स्ट्रैंड पे प्राइमर 1 बार ऐड हुआ था और इस पे प्राइमर 4 बार ऐड हुआ है। इसका मतलब ये लगातार 1 बार प्राइमर यहां पे जुड़ा, मान लो, लगातार बॉन्ड बनता चला गया, न्यूक्लियोटाइड बनता चला गया। लेकिन इसमें बार बार प्राइमर बनता था, इसलिए इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन गए, डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन गए। रेड कलर वाले देखो, छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन गए। इसी फ्रैगमेंट को उन्होंने नाम दिया ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। देखिए, लुक एट दिस, प्राइमर है, फिर फ्रैगमेंट, प्राइमर फिर फ्रैगमेंट, प्राइमर फिर फ्रैगमेंट। ये जो फ्रैगमेंट छोटे छोटे बने हैं, इसी फ्रैगमेंट को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहते हैं और इस डीएनए को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग मतलब रुक रुक करके जो स्ट्रैंड बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो स्ट्रैंड बनता है, उसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं। अब चूंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस डीएनए में प्राइमर नहीं होना चाहिए और प्राइमर ना होने के लिए वहां पे एक एंजाइम आता है आरएनएज H, जिसके पास हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है। ये सारे प्राइमर को तोड़ करके वहां से हटा देता है। देखिए, और जब ये सारे प्राइमर को तोड़ करके लैगिंग स्ट्रैंड से, लीडिंग में 1 बार हटाएगा, पर लैगिंग में जब ये कई दफे प्राइमर जुड़ा होता है, जहां जहां प्राइमर होता है आरएनएज H उसको जाके तोड़ देता है और जब तोड़ देता है तो बीच में बन जाता है एक गैप। आप अगर यहां पे देखिए ध्यान से देखिए, लुक एट दिस, लीडिंग स्ट्रैंड में 1 बार प्राइमर ऐड हुआ, फिर प्राइमर ऐड नहीं होता, बट लैगिंग स्ट्रैंड में बार बार प्राइमर ऐड होता है
और मैंने कहा कि डीएनए में आरएनए नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए आरएनएज एच अपना काम करता है और प्राइमर को तोड़ के निकाल देता है। तो बीच में बन जाता है एक गैप। क्या बन जाता है? एक गैप बन जाता है। देखिए आरएनएज एच गया, प्राइमर को काट के निकाल दिया और बीच बीच में देखो गैप बन गया और ये फ्रैगमेंट होगा, जाके फ्रैगमेंट बचा रह गया। फिर हमने इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए दोबारा पॉलीमरेज आता है। कौन आता है? इस गैप को फिल करने के लिए दोबारा डीएनए पॉलीमरेज आता है। आपको पता है गैप फिलिंग का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। मैंने बता दिया कौन सा टाइप करता है। तो दोबारा डीएनए पॉलीमरेज यहां जाता है और उस गैप को क्या कर देता है? डीएनए पॉलीमरेज फिल करता है। जहां जहां पे प्राइमर हटा हुआ है उस जगह को जाता है डीएनए पॉलीमरेज फिल द गैप। डीएनए पॉलीमरेज उस गैप को फिल कर देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखिए तो छोटा सा एक गैप रह जाता है। इस गैप को दोनों को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है, अगेन डीएनए लाइगेज क्या काम करता है? हमारा बेचारा डीएनए लाइगेज जो छोटा छोटा नन्हा नन्हा गैप रहता है उसको जोड़ने का काम करता है। देखिए यहाँ पे उसको जोड़ देता है। इसको अभी यहाँ आएगा, इसको जोड़ेगा, यहाँ आएगा, इसको जोड़ेगा। देखिए जोड़ देता है उन गैप को और इस गैप को जोड़ने को ही निक ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस तरीके से लैगिंग स्ट्रैंड भी कंप्लीट एक स्ट्रैंड बन जाता है। इस तरीके से लैगिंग स्ट्रैंड भी एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाता है। बट आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ऊपर वाला स्ट्रैंड एक बार जुड़ता है आरएनए प्राइमर और लगातार बनता है, नीचे वाला क्यों रुक रुक करके बन रहा है? दूसरा स्ट्रैंड क्यों रुक रुक करके बन रहा है? आइए अब हम लोग इसको समझाने के लिए एक मॉडल यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रॉम्बोन मॉडल। क्या नाम है? ट्रॉम्बोन मॉडल। अब आइए मैं आपको क्लियर विजिबल बताता हूं कि आखिर क्या होता है जिससे जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पे एक बार प्राइमर ऐड होता है और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पे प्राइमर बार बार ऐड होता है। इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं एक मॉडल दिखाऊंगा आपको। इस मॉडल को आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है? आप सभी को इस मॉडल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपके सामने एक मॉडल बना हुआ है। यहां पे आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 है, देख रहे हैं? ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक? स्लाइडिंग क्लैंप लगा हुआ। स्लाइडिंग क्लैंप का काम क्या है? स्पीड को तेज रखना। तो देखिए ये लीडिंग स्ट्रैंड है। ये कौन सा स्ट्रैंड है बेटा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखते रहो आप लोग। देखो मान लो ये हमारा है लीड। एक मिनट रुके रहना, मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। देखिए मान लीजिए ये है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड है? लीडिंग। लीडिंग का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, ठीक है? वन टाइम प्राइमर, वन टाइम प्राइमर ऐड होता है, वन टाइम प्राइमर ऐड होता है इसमें। बट यहां देखिए एक बार प्राइमर ऐड हुआ है, देख रहे हैं? और लगातार रेड बनता चला जा रहा है। देखिए लीडिंग स्ट्रैंड को ध्यान से देखिए, देखिए लीडिंग स्ट्रैंड ध्यान से देखिए। एक बार प्राइमर ऐड हुआ था और लगातार बनता चला जा रहा है। बस लैगिंग स्ट्रैंड को देखिए, नीचे वाले को देखिए, लैगिंग स्ट्रैंड वाले को देखिए। लैगिंग स्ट्रैंड वाला बार बार प्राइमर ऐड हो रहा है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बार बार देखो, अभी जा गया ना? देखो यहाँ पे देखो, ये प्राइमर जुड़ा, प्राइमर जुड़ा ना? प्राइमर जुड़ा है ना? ग्रीन कलर प्राइमर जुड़ा है ना? देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर प्राइमर जुड़ा है ना? अब देखिए फिर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, थोड़ी दूर तक जुड़ेगा और फिर उसके बाद फिर से प्राइमर जोड़ना पड़ेगा। देखो अब देखो फिर ऊपर प्राइमर जुड़ गया। देखो यहाँ पे फिर प्राइमर जुड़ गया और फिर उसके बाद देखिए बन रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऊपर कुछ नहीं जुड़ेगा, ऊपर एक बार प्राइमर जुड़ेगा, लगातार डीएनए बनता चला जा रहा है, लगातार डीएनए बनता चला जा रहा है, आगे डीएनए खुलता चला जा रहा है, आगे लगातार डीएनए बनता चला जाएगा। बट लैगिंग स्ट्रैंड में अगर आप देखो तो एक बार लैगिंग स्ट्रैंड में बार बार, लैगिंग स्ट्रैंड में बार बार स्लाइडिंग क्लैंप लोड हो रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या हुआ? एक बार देखो यहाँ पे एक बार प्राइमर यहाँ पे ऐड हुआ है, एक बार। और यहाँ पे प्राइमर अभी देखना, यहाँ पे एक बार हो गया ना, अब रेड, अब सीधे ये लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला जाएगा, लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड पे। पर लैगिंग स्ट्रैंड पे एक बार प्राइमर जुड़ा, फिर देखो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। एक बार प्राइम, देखो क्रम क्या है, पहले क्रम देखो, क्रम को समझो। पहले प्राइमर जुड़ता है और फिर स्लाइडिंग क्लैंप के थ्रू आपका नया न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? बार बार स्लाइडिंग क्लैंप लोड हो रहा है, बार बार स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करना पड़ रहा है, क्योंकि पहली चीज तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है, दूसरी तरफ है इस साइड में है और इसका डायरेक्शन इस साइड में जा रहा है। मतलब ये इधर की तरफ खुल रहा है और ये
मतलब इसका जो नया डीएनए है वो इधर की तरफ जा रहा है और इसका नया डीएनए इधर की तरफ आ रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे एक लूप बन रहा है। ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से देखिए, पहले देखिए, ये इसका जो न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो प्राइमर है वो इधर जुड़ा था, प्राइमर इधर जुड़ा और लगातार इधर बेस पेयर बनता चला जा रहा है, ऐसे जुड़ता चला जा रहा है बेस पेयर। अब वो बेस पेयर जुड़ता चला जाएगा, बट इसका प्राइमर इधर जुड़ा तो जाहिर तो बेस पेयर इतना ही तो जुड़ेगा ना, इतना ही तो जुड़ेगा ना बेस पेयर। देखो इतना ही तो जुड़ पाएगा, क्योंकि ये अदरवाइज अगर लगातार जुड़ेगा, अगर लगातार बेस पेयर जुड़ता चलेगा, ये लूप बढ़ती चली जाएगी और लूप बढ़ेगी तो डीएनए क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर ये लूप ऐसे बढ़ती चली गई और लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला गया, लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला गया, लगातार ये न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ता चला गया, देखो तो ये डीएनए ब्रेक हो जाएगा ना। तो जब प्राइमर यहां पे जुड़ता है, ध्यान देखिए, जब प्राइमर जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड लगातार जुड़ती चली जाती है, नो डाउट न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर से वहां पे तो बीच में प्राइमर है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसको रुकना पड़ेगा, वहां पे वो स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, क्योंकि पॉलीमरेज को आगे सीक्वेंस ही नहीं मिलेगा, तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगी। और साथ में ये लूप का फॉर्मेशन पीछे हो रहा होता है, इसलिए ज्यादा बड़ा लूप नहीं बन सकता। अगर ज्यादा बड़ा पीछे की तरफ लूप बन गया तो ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट में बनते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, ये वहीं तक बन सकते हैं जहां पे प्राइमर है, और जैसे ही प्राइमर आ जाएगा ये रुक जाएगा बेचारा, और फिर इसको प्राइमर जोड़ना पड़ेगा नया, क्योंकि ये आगे, अगर ये आगे प्राइमर ना होता तो ये ऐसे बनता चला। और प्राइमर क्यों आया, क्योंकि ताकि ये लूप जो पीछे इतना बड़ा बन रहा है, क्योंकि अगर ये लूप, मान लो यहां पे अगर प्राइमर एक बार हम जोड़ते, अगर मान लो पहली बार एक बार केवल प्राइमर जुड़ता है यहां पे, तो लूप ऐसे बढ़ता पीछे चला जाता ना, और लूप बढ़ता चला जाता तो स्ट्रक्चर ना खराब हो जाता, पूरा जो सर्कुलर डीएनए हमारा वो ना खराब हो जाता। तो लूप जो बन रहा है उससे डीएनए टूटे ना, इसलिए यहां पे एक फ्रेगमेंट बनता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और बाद में आरएनएज एच आता है और आरएनए प्राइमर को हटा देता है। ऐसा नहीं, एक बार देखो, यहाँ पे फिर से लूप बनेगा, देखो ऐसे ध्यान से देखो, लूप बना आपका आराम से, प्राइमर ने हटा दिया, गैप को फिल करेगा, फिर से पॉलीमरेज ने फिल कर दिया, लाइगेज ने जोड़ दिया, काम खत्म। तो इस तरीके से ट्रॉम्बोन जी ने ट्रॉम्बोन मॉडल को, ट्रॉम्बोन मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए रेप्लिकेशन को बताता है कि क्यों ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रही है, क्योंकि यहां पे लूप का फॉर्मेशन हो रहा है पीछे की तरफ, और आगे प्राइमर होने के कारण जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कभी कंप्लीट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। इसमें प्राइमर इधर ऐड हो रहा है और नया डीएनए इस साइड में बन रहा है, 5 प्राइम की तरफ जा रहा है, ठीक है, 5 प्राइम की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां पे ये इधर की तरफ जा रहा है। तो दोनों में डायरेक्शंस अलग है, क्योंकि डीएनए एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो जाहिर तौर पे जो रेप्लिकेशन होगा वो तो सेम डायरेक्शन में होगा ना अपने। तो दोनों ऐसे हो रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है और एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ आ रहा है, एक इधर की तरफ जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों ऐसे ऐसे जा रहा है। देखो ये ऐसे जा रहा है, एंटी पैरेलल है ना, तो ये वाला लूप बना रहा है, क्या कर रहा है, लूप बना रहा है, ये वाला लूप बना रहा है, और ये वाला ऐसे सीधे निकल रहा है। तो जो सीधे चला जा रहा है वो लैगिंग स्ट्रैंड है, बट जो लूप बना रहा है ना वो लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि अगर ये लूप बढ़ता चला गया तो डीएनए ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए इसको एक फ्रेगमेंट बनाना पड़ रहा है। क्या बनाना पड़ रहा है, फ्रेगमेंट, कि भाई चलो ठीक है हम फ्रेगमेंट में काम चला लेंगे, बाद में प्राइमर के थ्रू इसको हटा दिया जाएगा। तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस कुछ होते हैं जहां से टर्मिनेशन शुरू होने वाला होता है, वहां स्पेसिफिक सीक्वेंस पे आपके डीएनए क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मतलब जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है रेप्लिकेशन की तो डीएनए वहीं से टर्मिनेट कर जाते हैं, और टर्मिनेट करके डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है। ये मैंने कोशिश करी है 1 घंटे में आपको रेप्लिकेशन बताने की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बार बार इसको देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितनी बातें लिखी हुई हैं मैंने शायद ना पढ़ी हूँ, बट आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 की जो सारी सब यूनिट्स आपको बताई गई हैं, आप उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा। कौन सी सब यूनिट का क्या काम है, ये सब बहुत ही अच्छे नॉलेजेस हैं। बहुत ही जगह से इन मटेरियल्स को कलेक्ट किया गया है। मैंने सारे नाम नहीं लिए हैं और ना मैंने सभी को डिटेल में बताया, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता था कि नीट का बच्चा भी इंजॉय कर सके, ग्रेजुएशन का बच्चा भी इंजॉय कर सके, और जो आपके एमएससी के बच्चे हैं वो ये सारे चार्ट पढ़ लेंगे तो उनको भी याद हो जाएगा। तो पूरी नॉलेज देने की कोशिश की गई है, बट
उतना डिटेल्ड नहीं था। आशा है आपको वीडियो पसंद आया, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।